Hello everyone, welcome to Let's Learn. Welcome to the second chapter Historiographic Indian Tradition 10th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। ठीक है, हम पार्ट 2 चालू करने वाले। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, वीडियो 1 में मैंने उसमें अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे भी। पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू सिलेबस है। ये स्टार्ट करते हैं। भकर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ medieval's time. It contains eulogies of the heroes and stories of historic events, battles, lives of the great man. Life of a great man. बकर का मतलब होता है कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी एम्पायर का, कोई भी किंगडम का एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, सब नोट करके रखा होता है, उसके किंगडम का क्या क्या हो रहा है, उसके इवेंट्स क्या थे, उसके बैटल्स क्या थे, उसके लाइफ्स क्या थी। ठीक है, क्या क्या डिसीज़न लिया गया था, क्या क्या रूल्स था। ठीक है, वो रिकॉर्ड को हम लोग बकर बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बुक होता है, हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। ठीक है, इट तो यहाँ लिखा है, इट कंटेंस यूलॉजिक्स ऑफ हीरोज़ एंड स्टोरीज़, मतलब उनके जो हीरोज़ एंड स्टोरीज़ ऑफ हिस्टोरिक इवेंट, उनके हिस्टोरिक इवेंट पहले ज़माने के जो भी इवेंट थे वो लिखे गए थे, बैटल लिखे गए थे। ओके, Marathi Bhakars. Marathi Bhakars are the various type. Sabhasad Bhakars was written by Krishnaji Anand Sabhasad during the reign of the Chhatrapati Rajaram Maharaj. It is an important Bhakar for getting information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. कृष्णाजी आनंद ने सभासद भाकर लिखा था, बुक्स लिखा था, डॉक्यूमेंट्स जो मतलब उनके रूल्स के टाइम के छत्रपति राजा राम महाराज से इन्फॉर्मेशन निकाला था। उनके जो पिताश्री थे छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्फॉर्मेशन निकाला था, वो टाइम के रूल में क्या क्या हुआ था, तो वो उन्होंने लिखा था सभासद भकर्स में। ये उनको अपने बुक्स में, अपने स्टोरीज़ में लिखा था। ठीक है, भाऊ साहेबांची भकर्स डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, अनदर भकर एंड टाइटल पानीपतची भकर. इट इज़ ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट. होलकरांची कैफियत provides information about the होलकर्स and their contribution to the मराठा रूल्स. देखो बाबू साहेबांची भक्कस उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि बैटल ऑफ पानीपत का किया था, उन्होंने बताया गया था उसमें, किसमें, बाबू साहेब पांची भक्कस में. ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत बताया गया था. अनदर भक्कस एंड टाइटल, उसका अलग दूसरा भी एक और भक्कस लिखा था, एक और बुक्स लिखा था उन्होंने, पानीपतची भक्कर. इट इज़ ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट, वही सेम इवेंट के बारे में हुआ था. ये थर्ड पानीपत का लड़ाई हुआ था, फाइट हुआ था, बैटल हुआ था. फिर उसके बाद था होलकरांची कैफियत प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल. मराठा का रूल्स लिखा था. फिर यहाँ दिया है थर्ड, भकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप सच एज बायोग्राफिक्स ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, ऑटोबायोग्राफिक्स रिगार्डिंग ग्रेवेंस based on mythologicals and state administrating by a king. भकर्स का मतलब क्या होता है, डिवाइड हुआ है, डिवाइडेड भकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप, बहुत अलग अलग टाइप्स के हुए हैं, अलग अलग प्रकार के भकर्स है. जैसे बायोग्राफिक्स है, जो किंग्स के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ. भकर्स यहाँ पढ़ा था मराठी भकर्स के बारे में. ठीक है, अलग अलग भकर्स थे. उसके बाद डायनेस्टिक हिस्ट्री दिया है, पूरे किंगडम के बारे में पढ़ा है, पूरे राज्य के बारे में, जैसे शिवाजी महाराज का पूरा संभाजी राजा. फिर उसके बाद है इनका शिवाजी राजा राम महाराज, इनका पूरा स्टोरी, पूरा शिवाजी का स्टोरी रहेगा, उसमें डायनेस्टिक रहेगा, राज्य का रहेगा. डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द सेक्ट, ऑटोबायोग्राफिक आत्मकथा रहेगा, रिगार्डिंग ग्रेवेंस बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल स्टोरीज रहेगी. ये सब रहेगा किंग्स के बारे में. बकर्स क्या होता है, एक छोटा सा स्टोरी होता है, एक स्मॉल स्टोरी होता है, रिटर्न होता है. कौन, वो सब लिखते हैं नोटेबल स्कॉलर्स जो है बकर्स लिखे हैं. ठीक है, अब हमने पढ़ा था मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया पहले पढ़ा था, फिर मेडिवल पढ़ा. हम आएंगे हिस्टोग्राफिक इन द मॉडर्न पीरियड. इन द 20th century द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल. अ नंबर ऑफ एंशिएंट साइट्स वेर एक्सक्यूटेड अंडर सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंगम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist texts. For this purpose, Harappan civilizations was discovered during the tenure
of Sri John Marshall. Because because of this discover, the antiquity of India history could be traced to 3rd millennium BCE or even earlier. इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी से, तो उसके बाद 20th सेंचुरी में इंडिया आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन रिसर्च करना स्टार्ट किया। किसके अंडर में? ब्रिटिश रूल के अंडर में। बहुत सारा साइट था, एंशिएंट साइट्स था, और वो सुपरविज़न किया हुआ था उनके अंडर में सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी एक ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के रूल में थे। उन्होंने ये स्टार्ट किया था आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। इंडिया के फर्स्ट सुपरविज़न डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये अभी भी है इंडिया में, जो बहुत सारे मोनूमेंट साइट्स स्कल्पचर्स को अभी भी अंडर में रखा है, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, शिवाजी महाराज के टाइम के जो रायगढ़ में फोर्ट्स हैं, जितने भी महाराष्ट्र में फोर्ट्स हैं, मराठा रूल्स के टाइम जितने कैप्चर हुए थे, तो वो सब साइट्स अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और उनके अंडर में ये सब साइट्स रिसर्च हुआ था। इसके थ्रू पता चला कि ये थे। फिर ही चूज़ द मेनली साइट्स मेंशन इन द बुद्धिज़्म। इन्होंने बुद्धिज़्म साइट्स के भी कुछ उन्होंने रिसर्च किया था, टेक्स्ट रिसर्च किया था, जो उनका लिखा हुआ था केव पेंटिंग के अंदर, केव में, या उनका जितना भी टेक्स्ट था बुद्धिज़्म का, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने रिसर्च किया था। फिर दैन देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। हड़प्पन सिविलाइजेशंस ये बहुत पुराना, इंडिया का बहुत पुराना 300 साल या 3000 साल पुराने हैं, बिफोर कॉमन एरा, 3rd मिलेनियम। ठीक है, इतने पुराने थे, तो नहीं कुछ 1900 ईयर्स में कुछ था, 1900 में सर जॉन मार्शल ने इसको रिसर्च किया था, डिस्कवर किया था। थ्रू द एनिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड। इनको ट्रेस्ट किया था, मतलब उनको रिसर्च किया था, उनसे पता चला कि हाँ यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी है, उनके स्टाइल से, उनके रहने के, और उनका जो स्ट्रक्चर था घर बनाने का, वो सब भी उन्होंने किया था। ये जो हम कर रहे हैं हिस्टोग्राफिक इन द मॉडर्न पीरियड में हुआ था। देन मैनी ब्रिटिश ऑफिशियली इन इंडिया रोड अबाउट इंडियन हिस्ट्री। देयर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। मोस्टली जो इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री है, ये ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा है, ब्रिटिश ने ऑफिसर्स ने लिखा है, क्योंकि 19th सेंचुरी के बाद से वहाँ से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था इंडिया का। तो वो लोग ने जितना भी स्टोरीज़ होता है वो ब्रिटिश लोग ने ही लिखा था, उनके ऑफिसर्स ने अच्छे थे, तो वो लोग स्टडी करते थे। स्टडी करने के बाद इंडिया के हिस्ट्री के बाद उसके बारे में लिखने लगा। ठीक है, जो भी आर्कियोलॉजिकल है, कल्चर है, रिलीजन्स है, ठीक है, बुक्स है, ठीक है, उनका संस्कृत का भी स्टडी किया, वो सब ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में उन्होंने स्टडी किया है। फॉरेनर्स, ठीक है, वो सब वहाँ से आते थे रिसर्च करने के लिए, वहाँ से आते थे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे रिसर्च करते थे। तो वो सब मिलके लोग ने मैनी ब्रिटिश देखो यहाँ लिखा है ऑफिशियल इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। देयर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस टू द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ओके, 3 volumes of the history of British India written by James Mills were published in 1817. This was the first book on Indian history written by a British historian. It clearly reflected an absence of objective perspective and produced about various aspects of the Indian culture. The history of the Indian written by Mount Stuart Elphinstone, Governor of Bombay, now Mumbai, was published in 1841. 3rd वॉल्यूम्स मीन्स होता है कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये 3rd पार्ट में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्होंने लिखा था, जेम्स मिल ने लिखा था। वो पब्लिश्ड हुआ था 1817 में, 1817 में हुआ था, 19th सेंचुरी में। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये इंडियन हिस्ट्री का पहला बुक था, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा था, ये भी एक स्कॉलर थे, तो इन्होंने लिखा था। उन्होंने क्लियरली बताया गया था, ये उन्होंने रिफ्लेक्ट किया था एज द एब्सेंस ऑफ ग्रेट ऑब्जेक्टिव एंड प्रोड्यूस्ड अबाउट वेरियस एक्सेप्ट ऑफ इंडियन। इन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में गलत लिखा था, इन्होंने प्रॉपरली नहीं लिखा था, पक्षपात किया था उन्होंने।
प्रोड्यूस मतलब पक्षपात, तो उन्होंने अलग अलग प्रॉपरली नहीं लिखा था, अलग अलग टाइप में लिखा था उन्होंने, जेम्स मिल। और लिखा उनका बुक्स का नाम था द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिटन बाय मॉन्स्टर्ड एल्फिंस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये भी मुंबई में है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे माउंटेन एल्फिंस्टन्स। ये भी पब्लिश्ड हुआ था बुक में 1841। देन द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर is very important in the Indian history. Gandalf's name stands out among the British officer who wrote about Maratha history. He wrote the book entitled A History of Marathas. This book is published in 3 volumes. Gandalf's written also shows the British inclinations of condemning India culture and history. Similar tendency is witnessed in कॉलोनियल थॉट्स रिटन अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। देखो ये सभी हिस्टोरियंस है, इन्होंने ग्रैंड डफ्स करके थे, इन्होंने मराठास अंपायर के बारे में पूरा अंपायर लिखा था, पूरा मराठास अंपायर के बारे में लिखा था। ठीक है, वो टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट्स थे मराठा अंपायर्स को उन्होंने लिखा था। नेम द स्टैंड्स अमॉन्ग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोड द मराठा हिस्ट्री, उन्होंने मराठा हिस्ट्री लिखा था ग्रैंड डफ्स ने। ठीक है, उनका बुक्स का नाम दिया था हिस्ट्री ऑफ मराठा, बुक का नाम दिया था हिस्ट्री ऑफ मराठा। इसके भी 3 पब्लिश हुए थे, 3 पार्ट में, 3 वॉल्यूम में, पार्ट में 3 वॉल्यूम्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, पब्लिश हुए थे। ग्रैंड डफ्स ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशंस ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। सो वो ग्रैंड डफ कंडेम करते थे इंडियन कल्चर को और हिस्ट्री को, वो भी सही नहीं बताते, जैसा जेम्स मिल ने किया था उसी तरह उन्होंने इंडियन कल्चर्स के बारे में, इंडियंस के रिलीजियस के बारे में उन्होंने प्रॉपरली नहीं बताया था, उन्होंने सब गलत लिखा था अपने बुक्स में। सो दैट उन्होंने भी कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में लिखा था, उन्होंने मराठा अंपायर्स के बारे में लिखा था, उनको बताया था कि ब्रिटिश में कैसे होता है, क्या होता है, उनका रूल्स कैसा होता है, वो प्रॉपर है, यहाँ के रूल्स को उन्होंने रॉन्ग बताया था, तो वो इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के बारे में गलत बताया था। सिमिलरली टेंडेंसी इज़ विटनेस्ड इन कॉलोनल टॉड्स रिटर्न राइटिंग्स अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। टॉड्स ने भी राजस्थान की हिस्ट्री में लिखा था। द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो अ समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स। टॉड्स जो राजस्थान के जो भी राजपूत होते थे उनकी हिस्ट्री लिखते थे, उन्होंने भी 2 वॉल्यूम्स में 2 पार्ट्स में लिखे हैं, रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ने लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री पे, राजस्थान के स्टेट के ऊपर। सो व्हाट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, उन्होंने इतना पार्शलिटी नहीं किया, इम्पार्शलिटी मतलब उतना वो सब नहीं किया, उन्होंने लिखा जितना उनको लिखना था, वो भी एक हिस्टोरियन थे। नीलकांत जनार्दन कीर्तन एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of the Grand Duff's writing। तो फिर जब ये सब इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में प्रॉपरली नहीं लिख रहे थे, उनका ट्रेडिशन के बारे में नहीं लिख रहे थे, तो नीलकंठ जनार्दन कीर्तन एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 2 हिस्टोरियन थे, इंडियन हिस्टोरियन थे, हु टुक अपॉन द टास्क एक्सपोजिंग, उन्होंने प्रॉपरली राइट किया, उनको करेक्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं, गलत है, जो वो जेम्स मिल एंड विल्सन और उनके बाद ग्रैंड डफ ने जो बताया है वो प्रॉपरली नहीं है, जो ग्रैंड डफ ने बताया उनका जो है जो लिखा हुआ है वो प्रॉपरली नहीं है, उन्होंने गलत बताया इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, तो उनको करेक्ट किया। ओके, जो ग्रैंड डफ ने लिखा था मराठा हिस्ट्री के बारे में, जो ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश के साइड में लेके हिस्ट्री लिखा था, वो प्रॉपर नहीं था। वो 2 हिस्टोरियन थे, नीलकंठ जनार्दन कीर्तन है, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ये 2 लोग ने हिस्टोरियन ने, मराठी हिस्टोरियन, वो करेक्ट थिंग के बारे में लिखने लगे, उन्होंने करेक्ट किया। ओके, देखो ये जो हमने पढ़ा है हमने मॉडर्न हिस्ट्री है। अब हम पढ़ेंगे 4th पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, वेरियस फ्रेमवर्क है, उसमें बहुत सारा इंडियन हिस्टोरियोग्राफिक वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है, उनका बताया गया, उसमें हम पढ़ेंगे तो हमें पता चले। इंडियन हिस्टोग्राफिक वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, colonial historiographic, the earlier scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionary. Their produced is clearly reflected in the way
some of them have ridiculed Indian culture. Their writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge History of India, published during 1922 to 1937 Common Era (AD) are distinct example of colonial history. कॉलोनियल पीरियड मतलब जब ब्रिटिश ने रूल किया था, कॉलोनियल कंट्री ने जब रूल किया था, तो वो लोग वही वहाँ के जो लोग थे ब्रिटिश रूल के थे, जब भी वो अपने टाइम पे अच्छा चीज़ लिखते थे इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन ट्रेडिशन को क्रिटिकाइज़ करते थे उन्होंने। वो बोलते थे कि हमारा कल्चर अच्छा है, ब्रिटिश बोलते थे हमारा कल्चर अच्छा है, हमारा कल्चर फॉलो होना चाहिए। वो सोचते कि हमारा हर चीज़ फॉलो होना चाहिए, हमारा स्टाइल उनका होना चाहिए, हमारा मॉडर्निज्म जो भी मॉडर्न टाइप में चल रहा है वो फॉलो होना चाहिए, उनका टेक्नोलॉजी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, वो इंडिया में फोर्स कर रहे थे, ठीक है, उनको प्रॉपरली। बट इंडियंस थे जैसे नीलकांत जनार्दन कीर्तन थे, वो लोग ने करेक्ट किया इंडियन हिस्ट्री को, उन्होंने जस्टिफाई किया, प्रॉपरली किया। बट उनके 5th वॉल्यूम बुक्स में कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था 1922-1937 में उन्होंने डाला था कॉलोनियल हिस्ट्री। ओके, और वो बताते भी कि उनका जो किंगडम है, उनका रूल है, वो भी असही है, वो भी उतना प्रॉपर है, इनका रूल नहीं है। सिर्फ अपने रूल्स को ही, अपने रूल्स रेगुलेशंस जो भी थे उनके ब्रिटिश के, वो सब खुद फॉलो करने के उनके किंगडम्स, तो वो थे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। आते हैं ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। Many European scholars felt curious about civilizations and countries of the age. Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalists. The Orientalists study the similarity between Sanskrit and some of the European language. They focused more on Vedic tradition and Sanskrit literature. Their studies resulted into formulating the notions of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. It opened the doors for research in the ancient Indian literature and history. ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री मतलब जो यूरोपियन के स्कॉलर्स थे, क्यूरियसली अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, मतलब जितने भी एशियाज़ है, यूरोपियन मतलब वेस्ट कंट्रीज़ होते। तो यूरोपियन के कुछ लोग थे जैसे ब्रिटिश के थे, वहाँ प्रॉपरली वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में नहीं बता रहे थे, सब गलत बता रहे थे। बट कुछ लोग होते हैं वो जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, उन्होंने कुछ इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। जैसे कि द ओरिएंटलिस्ट स्टडी सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत एंड द सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज, उनके बारे में भी, संस्कृत के बारे में स्टडी किया था उन्होंने। दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था वैदिक एंड संस्कृत लिटरेचर पे। ओरिएंटलिस्टिक्स उन्होंने बताया कि उसमें सिमिलरिटी है बिटवीन यूरोप लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारा। उन्होंने ये भी बताया कि जो यूरोपियन लैंग्वेज है वो मदर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, जो संस्कृत की वजह से यूरोपियन लैंग्वेज आया है। जैसे संस्कृत में बोला जाता है मदर को बोला जाता है मातृ, तो वो जो मातृ है वो वर्ड जो इंग्लिश में आया मदर, तो मातृ के थ्रू ही आया, संस्कृत वर्ड से बनाया गया है वर्ड है मदर। यूरोपियन को भी फिर पता चला कि संस्कृत मदर लैंग्वेज है यूरोपियन लैंग्वेजेस का, एंड उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि संस्कृत की लैंग्वेज से ही बाकी सब लैंग्वेजेस बने हैं। यूरोपियन ने ये भी फोकस किया था वैदिक ट्रेडिशन, जैसे कि वेदास में, वैदिक मतलब होता है वेदास, ऋग्वेदास, यजुर्वेदास, सामवेदास, अथर्ववेदास, जो होता है वैदिक ट्रेडिशन, ये भी उन्होंने फॉलो किया था, वो भी फॉलो किया था। दे स्टडी रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द नोशंस ऑफ एशियन लैंग्वेज, दे कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। उन्होंने बताया था कि ये सब जितने भी लैंग्वेजेस है, ये संस्कृत जो है ये मदर लैंग्वेज है, इसकी वजह से ही यूरोप लैंग्वेज आया है, ठीक है। 1784 में सर विलियम जॉन्स फाउंड किए थे एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में, उन्होंने सबके लिए दरवाज़ा खोल के रखा था। ओपन द डोर फॉर रिसर्च इन एंशिएंट इंडिया लिटरेचर एंड हिस्ट्री, उनको लिटरेचर में रिसर्च करना था, ठीक है, उनके लिए दरवाज़ा खोल के रखे थे जिनको भी रिसर्च करना है। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिक मैक्स मुलर डिजर्व
a special mention in his opinion. Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European language. He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text of Hitopadesh. He was the editor of 15 volumes of the Sacred Books of the East. He also completed Rig Veda, which has been published in 6th volume. He translate Rig Veda in German. देखिए फेडरिक मैक्स मलर थे, ये भी इंटरेस्ट थे संस्कृत लैंग्वेज में. वॉज द मोस्ट, देखो यहाँ लिखा है इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. इन्होंने डीपली इंटरेस्ट किया था संस्कृत में, लिटरेचर की पढ़ाई किया था, फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया था कुछ, और संस्कृत का जो वर्ड था वो उन्होंने दिया था हितोपदेश. ही वॉज द एडिटर ऑफ 15th वॉल्यूम. उनका 50th वॉल्यूम 50 अलग अलग पार्ट्स के थे. उन्होंने अपने बुक्स में भी लिखा था. बुक्स का नाम है स्कैड बुक्स ऑफ द ईस्ट. ईस्ट मतलब जो एशियस कंट्री होती है एशिया की, वो कंट्री के बारे में, और जो वेस्ट होता है वो यूरोप साइड का होता है, यूरोपियन कंट्री. तो ईस्ट के बारे में लिखा था, द स्कैड बुक्स ऑफ ईस्ट. ही ऑल्सो उन्होंने ऋग वेदा के बारे में बताया गया था. उन्होंने ट्रांसलेट भी किया था ऋग वेदा को, जो संस्कृत के जो बुक्स थे वेदास, जो मैंने वैदिक बताया था अलग टाइप्स के, तो उन्होंने वो भी लिखा था. लेटली एडवर्ड said a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings has thrown light on impartialistic interest of Orientalist scholars. तो उसने बताया कि जो इम्पेरियलिस्टिक कंट्रीज़ थे जो इंडिया के बारे में रूल किया, इंडिया के ऊपर रूल किया, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका रीज़न क्या है, इनका रूलिंग क्या है, क्यों रूल करती है, क्यों रूल कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट अर्न करते हैं इंडिया से, क्यों रूल करते हैं, उन्होंने वो भी लिखा था, ओरिएंटलिक स्कॉलर्स ने लिखा. नेक्स्ट है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियन who were trained in the British educational system show an inclinations to restore the predic in the ancient glory of India and the self-esteem of the India readers. Their writings are known as nationalistic historiography. Nationalistic writings in Maharashtra were inspired by the Vishnu Shastri Chipulkar. He criticized the produced history of ancient Indian written by British officer. The nationalistic historian tried to seek the golden era of Indian history. They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. Mahadev Govind Ranade, Ramkrishna Gopal Bhandakar, Vinayak Damodar Savalkar, राजेंद्र लाल मिश्रा, वो ये सब नेम्स दिए, इसको रीड कर लेना, ये रीड करना. आर द नेम्स ऑफ सम री-ओन्ड स्कॉलर्स अमॉन्ग द नेशनलिस्टिक. देखो ये सब जो नेम्स थे ये सब हिस्टोरियंस थे. नेशनलिस्टिक मतलब इंडियन के हिस्टोरियन थे. इन्होंने करेक्ट किया था ब्रिटिश ने जो भी बताया था. उन्होंने ब्रिटिश जो हमने प्रीवियसली देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वो जितने भी थे इंडिया के बारे में गलत बताया था, उन्होंने उसको ये लोगों ने करेक्ट किया है. इन्होंने जो ब्रिटिश जो रूल था, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उनके जो सिस्टम थे, उनका जो रूल्स था उनको प्रॉपरली नहीं बताया. उन्होंने इंडियन के बारे में गलत बताया, इंडियन के कल्चर के बारे में, रिलीजन्स के बारे में गलत बताया, उनका पहनावा के बारे में, उनके खान पीन के. तो उन्होंने ये सब करेक्ट किया. इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने उसको करेक्ट किया, उसको प्रॉपरली करके उन्होंने इसको क्रिटिकली एनालाइज किया. एनालाइज करने के बाद जो भी ब्रिटिश ऑफिसर ने बताया था उनको गलत, तो उन्होंने मिलकर करेक्ट किया. जो महाराष्ट्र के रिटर्न थे, नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय द विष्णु शास्त्री चिपुलकर. इन्होंने मिल के क्रिटिसाइज़ किया जो गलत बताया था एंशिएंट इंडिया के बारे में. ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको राइट किया. फिर गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इनको रीड करो. जो नेम्स दिए हिस्टोरियन के, ये सब लिस्ट है, सब नाम दिए, इनके नाम रीड कर लो. नेक्स्ट आते हैं डू यू नो. देखो जो डू यू नो होता है वो आपको रीड करना होता है. तो ये जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे हैं, ये एक्सप्लेन, इन्होंने भी बुक लिखा था राइज ऑफ मराठा पावर. जिन्होंने मराठा पावर के बारे में लिखा था, तो ये रीड करो, आपको रीड करना है. इसमें कुछ डाउट रहेगा, डू यू नो जितना भी वो आपको रीड करना पड़ेगा. आप सेल्फ रीडिंग करो, सेल्फ स्टडी करो. इसका कुछ डाउट रहेगा कमेंट करना. आगे फॉरवर्ड होते हैं. राजवाड़े इज़ वेल नोन
for his writing in Marathi on varied. Rajwade is well known for his writing in Marathi on varied subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history. देखो ये राजवाड़े मराठी हिस्टोरियन थे, इन्होंने भी स्टार्ट किया था, इन्होंने हिस्ट्री मतलब इन्होंने जो लिखना स्टार्ट किया था हिस्टोरियंस, मराठी के ऊपर राइटिंग, मराठी लैंग्वेज के ऊपर, मराठी संस्कृत के ऊपर, मराठी जो धर्म है, जो उनका कल्चर, उनके ऊपर लिखा। उन्होंने बताया था कि हिस्ट्री पे लिखने के लिए लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स में एटमोलॉजिक मतलब जो होता है कि जो एक वर्ड पे जो होता है ना ओरिजिन, वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ उस पर स्टडी करने का, ग्रामर्स एक्सेट्रा। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी हैव शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। वो बोले अब हम अपना मराठी हिस्ट्री खुद लिख सकते हैं। ही कंप्लीट एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठाच्या ऐतिहासिक साधने। इन्होंने 22 पार्ट्स में अलग अलग बनाया था मराठाच्या ऐतिहासिक साधने। He wrote very scholarly preface to each of the 22 volume। इन्होंने प्रॉपरली अच्छे से प्रेफरेंस करके लिखा था। He stated history is the all inclusive image of the past society। हिस्ट्री क्या है, हर एक का पास्ट सोसाइटी होता है, हर एक का हिस्ट्री होता है, हर एक का अलग अलग होता है, तो वो लिखा गया हिस्ट्री इन द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी। ही स्टेटेड, उन्होंने बताया था। ही डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेज। उन्होंने बताया था हर चीज़ का पॉलिटिकल इमेज नहीं होता है। कंस्पिरेशंस एंड वॉर्स फॉर सीजिंग पावर। ही इंस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स। जब कुछ प्रॉपरली करेक्टली हमें मिलता है, जो डॉक्यूमेंट हमें ऑथेंटिकली मिलता है, करेक्टली मिलता है, तो उसके ऊपर हम हिस्ट्री लिख सकते हैं, वो भी जब हमें प्रॉपरली सोर्स मिला। तो राजवाड़े ने बताया था, वी.के. राजवाड़े। The nationalistic historiography helped in the triggering of the independence movement of the Indian people against the British. In his specs, except the book The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is the great importance। देखो इन्होंने भी, ये भी हिस्टोरियन थे, विनायक दी सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने भी जो ब्रिटिश के जो वो टाइम पे इंडिपेंडेंस वॉर में हुआ था 1857 में जो वॉर हुआ था, उनके बारे में वो जो इम्पोर्टेंस था वो हिस्ट्री लिखे थे। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफिक प्रोवाइड अ मोनूमेंट टू द राइट ऑफ रिलीजन्स हिस्ट्रीज टू। इन्होंने भी लिखा था, जो रिलीजन्स के ऊपर हिस्ट्री होता वो लिखा था। एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वॉज ड्रॉन टू द geographic conditions and history of the South Indian region। देखो ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफिक प्रोवाइडर मूवमेंटम टू राइटिंग द रीजनल हिस्टोरिक, मतलब कि विनायक दामोदर सावरकर और भी थे हिस्टोरियन थे, वो अटेंशन का एज द रिजल्ट अटेंशन टू हिस्टोरियन वॉज ड्रॉन ऑन द जोग्राफिकल कंडीशन पे भी लिखते थे। उनका एक रीजन होता था, जैसे साउथ इंडिया रीजन, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो वो एक अलग अलग रीजन में भी हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किए थे, अलग अलग रीजन में, जिसको बोलते हैं जोग्राफिक कंडीशन। वो अलग अलग रीजन में लिखना चालू किए थे हिस्टोरी रीजन्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हिस्टोरियोग्राफिक इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। नाउ अलॉन्ग विद राइटिंग द डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, द कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक्स histories were along being written. Scholars of the post-independence era began to felt the need of writing histories of various communities, science, economic system, political ideologies, culture, etc. The historiographic of this era has been influenced mainly by three ideological schools, that is Marxist history, subaltern histories, feminist हिस्ट्री। सो ये तीन अलग अलग स्कूल्स है, अलग अलग सोच है, ठीक है, विचारधारा बोल सकते हैं इनको। इन लोगों ने हिस्ट्री अलग अलग इंडिया का हिस्ट्री लिखा है लोगों ने। मार्क्सिस्ट, जो मार्क्स के जो सपोर्टर्स है, जो मार्क्स के हिस्ट्रीज थे, उन्होंने मिलके ये लिखा था। सबल्टन हिस्ट्रीज ने सबल्टन्स ने लिखा था, फिर फेमिनिस्ट ने फेमिनिस्ट के बारे में लिखा था। ये सब ने मिलके हिस्टोरियोग्राफिक, तीनों ने मिलके हिस्टोरियोग्राफिक इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में बताया था।
ठीक है, इसको रीड करना। यहाँ से स्टार्ट करते। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। द कंसर्न्स फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, modes of production and the industrial relations were at the center in the writing of Marxist historians. Accordingly, to analyze the impact of every social event of the significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Marxist historians in India studied the transactions within the caste system. Among the notable India historians who adopt Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmanand Kosambi, Comrade Sirpad, Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, ये सब जो नेम्स दिए पाटिल, have contributed notably. Comrade Dange was the one of the founder members of the Indian Communist Party, primitive communist of the slavery. The books written by him represent Marxist historiography. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में मतलब उसने बताया गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड में जो खेती होता है, वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो बिजनेस मतलब जो फैक्ट्रीज में जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट, वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सब बताया जो उस पर लिखा गया है, जो स्कॉलर्स ने लिखा है वो मेल के सब लिखा है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री पे। अकॉर्डिंग टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट, जो भी इवेंट होता था उसके थ्रू इवेंट होता था, उनके थ्रू इवेंट होता था। सिग्निफिकेशंस एंड रिमेन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, उनके थ्रू जो भी होता था वो स्कॉलर्स उन पे लिखते थे, उनका साथ देते थे। तो वो साथ में ये सब मिलके लिखा है उन्होंने, और उन्होंने भी मिलके कम्युनिटीज़ बनाया था, कम्युनिस्ट बनाया था, कॉमरेड डांगे ने उन्होंने मिल के बनाया था। तो वो रिप्रेजेंट किया है उनके अपने बुक में। उन्होंने बुक का नाम बताया है प्रिमिटिव कम्युनिस्ट ऑफ स्लेवरी, ये बुक में उन्होंने बताया मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। नेक्स्ट है सबल्टन हिस्ट्री। द सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट historiography. The role of the Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottom-most rank of the people in society. Bottom-most मतलब कि उनके जब कहाँ से उनका पॉइंट जो होता है, पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए हिस्ट्री। bottom-most rank of the people in the society. In fact, subaltern means the bottom-most rank. Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern history. Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in the establishing subaltern history as an important academic school of historiography. However, we may point out that much before the onset of subaltern ideological similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar. Subaltern history. The seeds of subaltern history are found in the Marxist history. देखो हमने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में देखा था जो मीन ऑफ प्रोडक्शन, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होता था, जो इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था इसमें कहते जो वर्कर जो होते थे, जो पुअर पीपल होते थे, जो जिनके पास हैव नॉट मतलब एक दो लोग होते हैं, हैव होते हैं, एक हैव नॉट होते हैं। हैव मतलब रिच पीपल होते हैं और हैव नॉट मतलब पुअर पीपल, जो गरीबों पे जो पुअर पीपल होते थे उन पे वो लोग हिस्ट्री लिखते थे। तो सबल्टन ने वो देख के इंस्पायर होके फिर हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो रीड करना सोसाइटी के बारे में, जो बॉटम मोस्ट रैंक में बताया था मैंने आपको। रिटन हिस्ट्री ऑफ द बॉटम मोस्ट रैंक पीपल इन द सोसाइटी, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो छोटे पुअर पीपल होते हैं, उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको रीड करना है। जितना भी मैंने पढ़ा है वो सब आपको रीड करना है, उसको प्रॉपरली रीड करो। जितने लोग का नाम दिया है, जो भी हिस्टोरियन स्कॉलर्स के नाम दिए वो भी रीड करो। कभी कभी आते एग्जाम्स में उनके मैच द कॉलम ट्रू और ऑड मैन आउट में पूछते हैं या मैच द पैर में पूछते हैं। ठीक है, देखो महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द Sudras communities is in his book Gulamgiri. He drew attention to the explosions of the women Sudras and
अतिशूद्रास डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन्स, ये फीमेल्स के ऊपर से लिखा था, जो गुलामगिरी होता था, जो अत्याचार होते थे फीमेल्स पे वो टाइम पे, वो ज़माने में। तो वो महात्मा फूले ने उन पर बताया था, हिस्ट्री लिखा था उन पर। ठीक है। द टर्म शूद्रास एंड द अतिशूद्रास इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम, जो छोटे छोटे कास्ट के लोग होते थे, जो फीमेल्स होते थे उनके, तो उन पर वो लिखे थे। द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द दलित कास्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्सेप्ट इन इंडिया, जो दलित होते हैं छोटे छोटे कास्ट के, ST SC, तो वो उनके पे भी लिखा था, जो उनको जो तरक्की नहीं मिल रहा, उनको कुछ मिल नहीं रहा था, आरक्षण नहीं मिल रहा था, तो उस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। ठीक है, उन्होंने भी हिस्टोरियंस लिखा था। However, their rules was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography, जो उनके जो रोल थे इज़ नॉट ड्यूली, मतलब नहीं बताया गया था उसमें प्रॉपरली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन द फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट टू ऑफ हिज बुक, उन्होंने भी लिखा था हु वेर द शूद्रास एंड द अनटचेबिलिटीज, जो होते थे ना, छुआछूत होते थे पहले ज़माने में, कि टच कर देंगे नहीं, सबको एक समान देखना है, सबको एक तरह देखना है, सबको एक समान देना है। मे बी सीटेड एज एक्सप्लेन ऑन द हिस्ट्री ऑफ सबल्टन टाइप, ये सबल्टन की हिस्ट्री दिए थे, जो पुअर पीपल, जो पुअर लोग होते थे, जो शूद्रास होते थे, जो फीमेल्स का जो प्रॉब्लम होता था, जो गुलामगिरी किया करते थे वो टाइम पे पुअर्स पे, जो राजा महाराजा के जो थे उनकी पीढ़ी के ये बच्चे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो वो गुलामगिरी होता था कि उनके अंडर में काम करना पड़ता था, उनके बच्चे के बच्चे, उनकी पीढ़ी की पीढ़ी वही गुलाम करते थे उनका, राजाओं का। वो हो गया सबल्टन हिस्ट्री। आते हैं नेक्स्ट है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीपल ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वेर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब हमने जितना भी यहाँ देखा है, जितने भी सब मेल्स ने, जितने भी थे जो स्कॉलर्स थे, जो भी ब्रिटिश के, यूरोप के, वेस्ट के और ईस्ट के मिलके वो सब हिस्टोरियन थे। अभी हम देखेंगे फेमिनिस्ट हिस्ट्री में क्या थे, सब स्कॉलर्स जितने भी थे मेल्स थे। द टाइम ऑफ मेनली मेल स्कॉलर्स वेर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। एज अ रिजल्ट द रोल ऑफ अचीवमेंट ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड। फेमिनिस्ट हिस्ट्री मतलब नेग्लेक्ट करते थे, जैसे कि वो ज़माने में, वो वक्त में लोग फीमेल्स को उतना फोकस नहीं करते थे, उन पे उतना ध्यान नहीं देते थे, वुमेंस पे उन पे अत्याचार करते थे, बट कोई उतना आवाज़ उठाने वाला नहीं था, तो वो लोग नेग्लेक्ट करते थे। जैसे फेमिनिस्ट हिस्ट्री में बताया गया कि मेल स्कॉलर्स को ही, मेल्स जितने भी मेल्स लोग थे, मेल्स को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, उतना फीमेल्स को नहीं मिलता था। तो उन्होंने इसमें बताया है कि क्या है, आओ पढ़ते हैं हम लोग। एज अ रिजल्ट द रोल ऑफ एंड अचीवमेंट ऑफ वुमेन्स इन हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड, जो भी उनका अचीवमेंट होता था वो नेग्लेक्ट करते थे। टू highlighted this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writing of women. It was also necessary to rethink of women's and position in the history. उसमें बताया गया है कि फीमेल्स पे जो अगर हम पहले सोचते नहीं था, अब सोचना स्टार्ट करना है, हमें रीथिंक करना है, हमें उन पे भी देखना पड़ेगा, हमें उन पे भी स्टडी करना पड़ेगा, उनके जो हिस्टोरियन थे, उनके भी जो अचीवमेंट है, उनके बारे में लिखना पड़ेगा। अमंग द वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन द 19th century कॉमन एरा, ताराबाई शिंदे was the foremost one. She wrote attacking the male dominant social system and the caste system. Her book स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश इन 1882। देखो ये ताराबाई शिंदे हैं, ये भी एक स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने भी 19th सेंचुरी में जब अत्याचार हो रहा था वुमेन्स पे, तब उन्होंने ये लिखना स्टार्ट किया था, फ्रॉम स्त्री पुरुष तुलना, जो उनका होता है ना, जैसे कि स्त्री पुरुष का तुलना करते थे लोग, डिस्टिंग्विश करते थे कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, या फिर फीमेल्स के लिए ये अच्छा ये होना चाहिए, मेल्स के लिए वो होना चाहिए, फीमेल्स घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ मेल्स ही काम करेंगे, मेल्स ही पढ़ाई करेंगे, मेल्स के बच्चे काम, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे चिल्ड्रन, वो लोग पढ़ाई करेंगे, डॉटर पढ़ाई नहीं करेंगे। वो सब पे भी, तुलना पे भी उन्होंने बुक्स लिखा था। ही इज़ एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया, इन्होंने भी फर्स्ट बुक लाया था। इन 1888 द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई वॉज पब्लिश्ड एंटाइटल्ड द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन। इन 1888 में द बुक रिटन पंडिता रमाबाई ने लिखा था, ठीक है, पब्लिश किया था, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन।
द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा concentrated on the issue like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality etc. अभी देखो इसमें बताया था उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता था वुमेन्स के ऊपर, उनको भी अधिकार होना चाहिए, वो भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते, वो भी काम कर सकते, इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद से जब हुआ था। देयर राइट टू बी पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल में भी उनको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अब देखते रहोगे हर जगह वुमेन्स आगे बढ़ रहे हैं, इक्वली मेंस के बराबर है, ठीक है। अमॉन्ग द रिसेंटली पब्लिश फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कौशंबी बुक्स क्रॉसिंग देयर सोल्ड फेमिनिस्ट इजी इन सोशल हिस्ट्री is an important, it contain essays on the life of stories of women like पंडिता रमाबाई। देखो जो मीरा कौशंबी थी ना, उन्होंने बुक्स लिखा था क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, फेमिनिस्ट ऐसे लिखते थे। ये एसेस मतलब बोलते हैं जैसा स्टोरी राइटिंग होता है उस तरह का छोटा छोटा स्टोरी राइटिंग, वो छोटा छोटा एसेस लिखते थे। ऐसे लिखते थे किसके बारे में लिखा था? पंडिता रमाबाई, जो 1888 में बुक लिखा था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है। डॉक्टर रुक्मणी बाई द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। देखो ये रुक्मणी बाई, ये भी इनका भी नाम बहुत फेमस है, आप कभी गूगल करोगे तो इनसे मालूम पड़ेगा कि रुक्मणी जो बाई थे उन्होंने भी जो फर्स्ट डॉक्टर किए थे, उन्होंने प्रैक्टिस किए थे, लेडी डॉक्टर बने थे इंडिया के। अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जितने भी थे पुअर कास्ट के, जो पुअर लोग थे उनके हिसाब से। डॉक्टर शर्मिला रेगे वर्क्स इन noteworthy in this context, her book writing caste, writing gender, इन्होंने भी बुक लिखा था शर्मिला रेगेस ने, ठीक है। इन्होंने लिखा था बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, उन्होंने कास्ट और जेंडर के बारे में लिखा था। रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज इंक्लूड हर essay on the autobiographies of दलित वुमेन्स, ठीक है। इन्होंने भी ऑटोबायोग्राफिक लिखा था शर्मिला जी ने, शर्मिला डॉक्टर शर्मिला रागे, महाराष्ट्र के ये भी फेमस हिस्टोरियन थे, जो उन्होंने बुक लिखा था राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, जो मैंने बताया था आपको अभी, ठीक है। इन्होंने दलित वुमेन्स के बारे में पढ़ा, उनके बारे में एसेस लिखा, आत्मकथा लिखा, तो ये भी फेमिनिस्ट हिस्टोरियन थे, ठीक है। डू यू नो आपको ये रीड करना पड़ेगा, रीड कर लेना, ये सेल्फ स्टडी है। देखो उसके बाद फिर ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद अपना एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसमें भी देखो हिस्टोरियन दिया लास्ट पैराग्राफ में। देयर हैव बीन अ नंबर्स ऑफ हिस्टोरियंस हु रोट विदाउट द एम्पेरिजिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, अमॉन्ग देम हिस्टोरियन लाइक सर जगुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रिया सत्कार, GS सरदेसाई एंड त्रिम्बक शंकर सेजवालकर आर नोटवर्थ। तो ये सब भी हिस्टोरियन थे जिनके नाम बताए मैंने, ठीक है। ये भी थे, विदाउट इनको कोई डर नहीं था, ये भी हिस्ट्री लिखे थे, हिस्टोरियन मतलब स्टोरीज लिखे थे, हिस्ट्री लिखे थे अपने इंडिया के बारे में, विदाउट एम्बेरसिंग अ पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजिक पे लिखते थे, ठीक है। इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियन लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ये सब का भी कंट्रीब्यूशन था हिस्ट्री लिखने में, हिस्टोरियोग्राफिक लिखने में। द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इनका भी था कंट्रीब्यूशन, जो इन्होंने गांधी जी के बारे में, बहुत सारे लोग जो थे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में भी इन्होंने हिस्ट्री लिखा है, हिस्टोरियोग्राफिक लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, ओके। और इन्होंने लिखा है गांधी बिफोर इंडिया, रामचंद्र गुहा ने, इन्होंने भी लिखा है, मतलब रामचंद्र गुहा ने भी लिखा है गांधी बिफोर इंडिया, ये सब हिस्टोरियन थे, ठीक है। Thus, it is evident that the Indian historiographic has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of India historiographic was also developed outside influence of those movement. तो हमने देखा सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट देखा, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उन्होंने दलित के बारे में लिखा, ठीक है, उन लोगों ने सब लिखा, हिंदू कास्ट के बारे में रमाबाई ने भी लिखा, ठीक है। तो ये हिस्टोरियोग्राफिक इंडियन ट्रेडिशन था, ओके, ठीक है। हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है, सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे वीडियो को।